जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोलॉजी। ठीक है। 12th क्लास की एनसीईआरटी का 13वें से जो 16 चैप्टर है उन सबको यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। काफी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि साहब इकोलॉजी जो एक भी बार अपन ने डिस्कस नहीं की है, ना ही आपने बताया है, तो उसे पढ़ाया जाए। इसीलिए इकोलॉजी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है जीव और समस्या। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो यहां से अपन डिस्कस करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि 100% एनसीईआरटी को क्लियर करा दिया जाए मेरी तरफ से। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% आपका जो डाउट है उसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं जीव और समस्या। जीव के बारे में अपन ने 11th क्लास की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ही डिस्कस किया था। ठीक है, जीव क्या है और समस्या। अगर जीव या उसके समूह या उसको बड़े स्तर पर अपन पढ़े तो उसके लिए अपन एक तरह से समष्टि शब्द यूज में लेते हैं। और आगे अभी आपको समझ में आएगा क्या है और क्या नहीं। ये पूरा एक अच्छा खासा टॉपिक आपको दे रखा है समष्टि के बारे में। अभी ध्यान में रखना है, लार्ज लेवल की बात कर रहे हैं, बृहद स्तर की बात कर रहे हैं, तो वो समष्टि के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो जीव क्या है, इसका जो है दूसरे जीव, कोई एक जीव है तो उसका दूसरे जीवों के साथ में इंटरेक्शन किस प्रकार से है, या मैं कहूं कि कोई जीव है उसका निर्जीव या अजैव जो कारक है उसके साथ में किस प्रकार से अंतर क्रिया है, प्रतिक्रिया है या इंटरेक्शन है। ठीक है, तो वो सारा इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। अजैव का मतलब समझ में आ रहा आपको, जो जीवित नहीं है, किस प्रकार से जीव उसके प्रति रेस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे बात कर रहे हो जल की, तापमान की, वायु की। ठीक है, वो सारा सब कुछ अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट अपन करते हैं। हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। ठीक है, हम जीव विज्ञानीय संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे तो इस पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन जो शब्द लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो शब्द है ऑप्शन में कभी भी दे सकते हैं। जीव विज्ञानीय संगठन के जीव विज्ञानीय संगठन के विभिन्न स्तर स्तर की बात करते हैं जीवों की, तो आपने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि स्तर की बात करते हैं तो कोई कोशिकीय स्तर का होता है, कोई उत्तक स्तर का होता है, कोई अंग होता है किसी के अंदर और किसी में अंग तंत्र होता है। तो वो स्तर अपन अलग से डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता को अपन समझ सकते हैं। ये जीव विज्ञानीय संगठन, ये तो अपन ने बात कर ली जीवों की। अब जीवों में मिलने वाले जो रसायन है या जो अंगक है उसकी भी अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर रसायन की बात करते हैं या जो भी मिलने वाले केमिकल्स की बात करते हैं तो, या अणुओं की बात करते हैं तो, जो 9th क्लास सॉरी 11th क्लास का जो 9th चैप्टर उसमें अपन पढ़ते हैं कि अणुओं की बात करें तो बृहत हो सकता है या सूक्ष्म अणु हो सकता है। तो ये भी क्लासिफिकेशन है। वर्गीकरण जहां पर भी होता है कोई ना कोई आधार होता है, बिना आधार के वर्गीकरण संभव नहीं है। तो अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार से अपन जीवों को क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे विज्ञान के संगठन की बात कर रहे हैं तो बृहत अणु लिखा है, जिसमें बड़े अणु की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, कोशिकाएं, उत्तक, अंग, व्यष्टि, ये सब अंग अंग तक हो गया। उसके बाद में व्यष्टि, फिर जीव, समष्टियां, मतलब इसी का क्या है, बड़े स्तर पर अपन पढ़ रहे हैं। समष्टि से समुदाय, फिर पारितंत्र, फिर जीवों। तो ये जो क्या है विज्ञानीय संगठन के क्या है स्तर है, जिससे अपन जो जैविक विश्व है उसमें जो विविधता है उसको क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। किसी भी स्तर की बात कर रही है, अगर अणुओं की बात कर रहा है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोशिकाओं की बात कर अलग अलग, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, उत्तक की बात कर रहा है तो उत्तक आपने अलग अलग प्रकार के पढ़ रखे हैं 11th क्लास में। तो किसी भी स्तर की बात कर लो, उत्तक, अंग, व्यस्त जो भी है, तो उसमें दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। कि एक तो है कि जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं तो प्रश्न उठता है कि पक्षी कैसे गाता है। वैसे तो नहीं ही उठा होगा, सिंपल सी बात है, कोई गा रहा तो गा रहा है, कोई भौंक रहा तो भौंक रहा है, हमारे दिमाग में कोई हलचल नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाया कभी भी अपन। ठीक है, या तो पक्षी कैसे गाता है या पक्षी क्यों गाता है। तो दो प्रश्न उठे यहाँ पर। तो कैसे प्रकार के प्रश्नों के पीछे क्रियाविधि जानने की जिज्ञासा है, मतलब कैसे गा रहा, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं कैसे बोल रहा हूं, मेरे अंदर वोकल कोड है, ठीक है, जिससे आवाज हो रही है, जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है, जिससे आवाज बाहर की ओर आ रही है, तो ये प्रोसेस है। जबकि क्यों, मतलब मुझे नीड क्या है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आप तक आवाज पहुंचानी, तो वो है क्यों। ठीक है, यहां सेम वैसे ये कैसे प्रकार के प्रश्नों के पीछे प्रोसेस है और क्यों प्रकार के प्रश्नों के प्रक्रम को, महत्व को तलाशा जाता है।
कि एक्चुअल में वो बोल क्यों रही है, जो बुलबुल है वो या कोई भी जीव। ठीक है, तो इस क्यों प्रकार के प्रश्नों में प्रक्रम को महत्व तलाशा जाता है। तो इस उदाहरण में पहले प्रश्न का उत्तर है कि पक्षी में वाक यंत्र, वोकल कॉर्ड, जैसा भी मैंने आपको बोला था, और कंपमान अस्थि का प्रचालन हो सकता है। कंपमान मतलब कंपायमान, जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है। आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, तो यहां पर अपने पास आपने सुना होगा लेरिंग्स वगैरह सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ वोकल कॉर्ड होते हैं, उनमें वाइब्रेशन होता है, और वो जो वाइब्रेशन है उसी से क्या होता है, आवाज प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो पहले का ये हो गया। दूसरे की बात करें, दूसरे प्रश्न में क्यों, तो कहा जा सकता है कि वो प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। जो बुलबुल बोल रही है, हो सकता है कि उसका कोई फिक्स टाइम है रिप्रोडक्शन का या प्रजनन ऋतु का, इसीलिए अपने दूसरे जो साथी की आवश्यकता अगर होती है तो उसको बुलाने के लिए वो बोल रही है। अलग अलग जीवों में अलग अलग, इसने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया। जब आप अपने चारों ओर प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके मन में निश्चित रूप से दोनों प्रकार के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे, पर उसके लिए जरूरी है कि आप देखें। ठीक है, जैसे रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफेद क्यों होते हैं, भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंद है, कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं, चूजे अपनी माँ को कैसे पहचान लेते हैं, आदि आदि। तो ये जो प्रश्न है, ये तो चार ही दिए हैं, बाकी लाखों प्रश्न अपने दिमाग में उठ सकते हैं अलग अलग जीवों को देखकर। अगर उठते हैं तो अच्छी बात, नहीं केवल किताब अपन पढ़ रहे हैं तो फिर बुरी बात है। ठीक है, इसका आप मुझे जवाब बताएंगे, बाकी तो मिल जाएगा। रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफेद क्यों होते हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। जो भी कमेंट करेगा उसका अगर जवाब सही है तो भी मैं जवाब उसको दूंगा, हाँ सही है, नहीं है तो मैं उसको सही जवाब बता दूंगा। ठीक है, खोज करके बताइएगा। जब पिछली कक्षाओं आप पिछली कक्षाओं से सीख चुके हैं कि पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवीय तथा भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, तो इसमें इससे एक तरह से परिभाषा ही लिखी इसने कि या क्या जीवों के बीच में या जीवीय तथा भौतिक, ए जीवीय या ए बायोटिक। ए बायोटिक इंग्लिश का शब्द है, बायो का मतलब होता है लिविंग, और ए का मतलब अनुपस्थिति, एब्सेंट। जहां पर लिविंग नहीं है तो वो क्या होगा, ए लिविंग हो गया या ए बायोटिक हो गया। ठीक है, ए जीव इससे अपन कह रहे हैं। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, भौतिक पर्यावरण के बीच में होने वाली जो पारस्परिक क्रियाएं, उसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। मैं डिपेंड कर रहा हूं सनलाइट पर, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी का सोर्स है, सनलाइट नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए निर्भर कर रहे हैं सनलाइट पर, जल पर, या तापमान पर, किसी भी प्रकार से। तो वो सब क्या है, वो ए जीवी है या ए बायोटिक है। जिनके बीच में जो जीवित और अजीवित है उनके बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं हो रही है उसके अध्ययन को अपन कहते हैं पारिस्थितिकी। मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है। ठीक है, स्तर कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पारिस्थितिकी के 4 स्तर। सबसे छोटा स्तर आएगा जीव, इंडिविजुअल। फिर आएगी समष्टियां, ठीक है, चैप्टर का नाम ही क्या है, जीव और समष्टियां। फिर बनेगा समुदाय, और सबसे लास्ट में बनेगा जीवों। सारी बात समझ में, इन सब शब्दों को अपन डिस्कस करेंगे। एक जीव तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जीव क्या है। ठीक है, अकेले जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ में क्या करता है, पारस्परिक क्रियाएं करता है। जीव जीव के साथ कर रहा है, जीव अजीव के साथ भी कर रहा है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि 4 स्तर कौन कौन से हैं, जीव, समष्टि, समुदाय और जीवों में, जिसे अपन बायो कहते हैं इंग्लिश में। इस अध्याय में हम पारिस्थितिकी के जैविक और समष्टि स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्तर कौन कौन से हैं। तो पहला है जीव और इसका पर्यावरण। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट वैसे कुछ है नहीं, यहाँ जो ये चित्र दे रखा आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्किप कर जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, इसको समझना है। तो जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कायिक पारिस्थितिकी है। ठीक है, वैसे तो पहला ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे आने वाले जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहला क्या कर रहा है, जैविक स्तर पर, मतलब एक अकेला जीव है उस स्तर पर जो पारिस्थितिकी है मूल रूप से क्या है, कायिकी पारिस्थितिकी है। अब कायिकी क्यों बोला इसने, जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में भी अपने पर्यावरणों के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, जीवित रहना अलग चीज है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन, अगर जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा तब तक तो फिर दिक्कत है। आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे चलेगी।
तो जो जैविक स्तर है उस पर जो इकोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की जो बात कर रहे हैं, पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार की है? वो कायिक पारिस्थितिकी। ठीक है, कायिकी पारिस्थितिकी। आपने पहले ही कक्षा में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, इसके अक्ष का झुकाव, तापमान की तीव्रता और अवधि किस प्रकार वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न ऋतुएं बनती है। तो ये 7th 8th क्लास में आता है कि सूर्य जो है, पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर घूर्णन जो होता है, झुकाव कितना है, 5 डिग्री 7 डिग्री जो भी है, तापमान की इंटेंसिटी तीव्रता, ठीक है, या ड्यूरेशन जो है, वो जो सारे फैक्टर हैं वो मिल करके क्या करते हैं, अलग अलग जो ऋतु है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो परिवर्तन है और जो वर्षण है, कितनी वर्षा हो रही है साल में, मिलकर प्रमुख जीवों का निर्माण करते हैं। जीवों जिसमें मरुस्थल, वर्षावन, टुंड्रा इत्यादि हैं, चित्र में आपको बता रखे। ठीक है, इसमें बरसात या वर्षण में जो वर्षा और हिम दोनों शामिल है। ऐसा नहीं है कि केवल जो बरसात हो रही है वो, हिम का मतलब जो बर्फ गिर रही है। वर्षण में इन दोनों शब्दों को इंक्लूड करेंगे, वर्षण में वर्षा और हिम दोनों को शामिल अपन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, ये आपके पास मान लो एक्स एक्सिस है और ये आपके पास मान लो वाई है, तो इस पर लिखा है औसत वार्षिक तापमान। ठीक है, यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है, डिग्री सेल्सियस जो लिखा है। औसत वार्षिक वर्षण सेंटीमीटर में लिखा है, कंफ्यूज कर सकता है, एमएम में भी दे सकता है, सेंटीमीटर में भी दे सकता है, इंच में भी दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है सेंटीमीटर है अपनी या एनसीईआरटी के हिसाब से। अब मैं आपसे सीधा सा प्रश्न पूछूं कि दिए गए जो आपके पास पारिस्थितिक तंत्र है या पारिस्थितिक है, उसमें से किसमें सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षण होता है? ऑप्शन लिखूं, मरुस्थल, शंकुधारी वन, उष्ण कटिबंधीय वन और शीतोष्ण वन। बता सकते हैं आप सिंपल सा, या सीधा सा लिखूं मैं, किस में तापमान, औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षण किसमें सबसे ज्यादा होता है, किसमें सबसे कम होता है? ठीक है, या मैं लिख दूं कि औसत वार्षिक तापमान सबसे ज्यादा, लेकिन औसत वार्षिक वर्षण जो है कम किसमें है? ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखेंगे आप यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षण सेंटीमीटर में लिखा, तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय जो वन है, तापमान लगभग यहाँ 25 तक जा रहा है और बारिश लगभग 400 तक हो रही है, मतलब सबसे ज्यादा तापमान भी और बरसात भी हो रही है। बाकी भी आप देख सकते हैं, तो इसी से आपको इस चित्र को आपको ध्यान में रखना, 2-3 बार देखेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, मरुस्थल है तो मरुस्थल में क्या है, तापमान ज्यादा है और बारिश क्या है, कम है, यहाँ पर सबसे कम इसमें हो रही है। फिर घास स्थल में तापमान भी ठीक ठाक है और बारिश भी ठीक ठाक है। उत्तर ध्रुवीय और अल्पाइन टुंड्रा जो है, उत्तर ध्रुवीय जो पोलर एरियाज जहां पर आते हैं, तापमान वहां पर बहुत कम है, और वर्षण मतलब ध्रुवीय मैंने बोल दिया, वर्षण का मतलब बरसात नहीं है, बर्फबारी से भी अपन कह सकते हैं, तो बर्फबारी यहाँ पर ज्यादा है, तापमान कम है, ठंडा इलाका है। ठीक है, पोलर बियर्स आएंगे, ठीक है, ध्रुवीय भालू जिसे अपन बोलते हैं वो आएंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये शंकुधारी वन, शीतोष्ण वन और उष्ण कटिबंधीय वन। बरसात कम है लेकिन तापमान ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, वर्षण में दोनों शब्द इंक्लूड कर रहे हैं, ये जो है आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। भारत के प्रमुख जीवों में आपको चित्र में बता रखे। ठीक है, चित्र में आपको बता रखे, आगे आएगा अभी चित्र 13.2 13.1 अपन ने डिस्कस कर लिया। पृथ्वी ग्रह पर जीवन न केवल थोड़े से अनुकूल आवासों में ही है, बल्कि चरम और कठोर जो आवास उसके अंदर भी जीवन है। जैसे झुलसते हुए राजस्थानी मरुस्थल, मैं राजस्थान से हूँ, निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय के वन, गहरे महासागर की खाइया, वेगवती सरिताएं, ध्रुवीय क्षेत्रों की स्थायी तुषार भूमि, ऊंचे पर्वत शिखर, गर्म झरने और दुर्गंध युक्त कंपोस्ट आदि कुछ नाम है। यहाँ तक कि हमारे आंत भी सूक्ष्म जीवों की हजारों जातियों का बेजोड़ आवास है। कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा है आपको कि ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो कंडीशन है वहां पर भी क्या है, आवास है, कुछ चरम और जो कठोर आवास है, जहां पर जीवित रहना बहुत मुश्किल है, वहां पर भी जो है आपको मिल सकता है जीवन। ठीक है, मरुस्थल में मिल रहा है, जहां कंटिन्यूटी में बारिश हो रही वहां पर भी मिल रहा है, महासागर में भी मिल रहा है, कुछ ऐसे भी जीव है जो हमारे आंत में भी है, इकोलाई वगैरह। ठीक है, और ये कुछ भारत के जो प्रसिद्ध, या सॉरी, भारत के जो प्रमुख जीवों में है वो आपको बता रखे। उष्ण कटिबंधीय वन है, पर्णपाती वन है, ये तो दिख ही रहा है, मरुस्थल है, और ये
समुद्र तट है ये पीछे, ब्लू ब्लू समुद्र, और ये अपने पास जो झाड़ियां या वृक्ष जो है वो यहाँ पर। ठीक है, आज ब्लू है पानी पानी। तो इस चित्र में से तो वैसे तो नहीं पूछेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। विभिन्न आवासों की भौतिक तथा रासायनिक स्थितियों में इतनी अधिक विविधता के मुख्य तत्व क्या है? ठीक है, मुख्य तत्व क्या है, इन्होंने खुद ने प्रश्न पूछा है और इन्होंने खुद ने जवाब दिया है, तो ये बहुत अच्छे से आपको देखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो तापमान, जल, प्रकाश और मृदा है, जो स्टार्टिंग से ही मैं आपको क्या करता आ रहा हूं, बताता आ रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है भौतिक और जो रासायनिक तत्व है इस स्थितियों में। ठीक है, मुख्य तत्व क्या है, भौतिक और रासायनिक स्थितियों में मुख्य तत्व चार है, तापमान, जल, प्रकाश और मृदा, और इनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे भी सही। हमें यह याद रखना जरूरी है कि भौतिक रासायनिक, जिसमें ए जीवीय या ए जैव घटक अपने आप में पूरी तरीके से किसी जीव के आवास की विशेषता नहीं बताते। मान लीजिए कि तापमान किसी जगह पर 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और वहां पर रहने वाले जीव रह रहे जिंदा है, तो केवल तापमान ही नहीं है जो उन जीवों के बारे में, जीवों के आवास की विशेषता बताएंगे, और भी है जिसमें जीवीय घटक भी आएंगे। मैं रह रहा हूं 50 पे, तो क्या मैं केवल 50 डिग्री पर ही निर्भर कर रहा हूं? नहीं, मैं वहां पर मिलने वाले जो वनस्पति है उस पर निर्भर कर रहा हूं, वहां पर मिलने वाले दूसरे जीव है उस पर निर्भर कर रहा हूं, पानी पर निर्भर कर रहा हूं, या और भी बहुत सारे कार्य है उस पर निर्भर कर रहा हूं। तो यही कहना चाह रहा है कि भौतिक रासायनिक घटक जो है अपने आप में पूरी तरीके से किसी जीव के आवास की विशेषता नहीं बताते हैं। आवास में जीवीय घटक भी शामिल है। ठीक है, ये अजीवी जो था वो ही नहीं बताएंगे, बल्कि जीवीय भी उसमें शामिल रहेंगे, जैसे कि रोगजनक, पैथोजन आएंगे, परजीवी आएगा, परभक्षी आएगा, और जीव के वे स्पर्धी जिनके साथ में लगातार पारस्परिक क्रिया कर रहा है। ठीक है, हम यह मानते हैं कि एक लंबे समय में प्राकृतिक वर्ण द्वारा अपने आवास में उत्तर जीविता या सर्वाइव कल और जनन को स्थितम बनाने के लिए जीव ने अनुकूलनों का विकास किया। काफी इंपॉर्टेंट शब्द इसके अंदर लिखे हैं, एक तो अनुकूलन और उत्तर जीविता और जनन। ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य है क्या कि लंबे समय से प्राकृतिक वर्ण, अच्छा एक और टर्म यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण जिसे अपन कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, मान लीजिए किसी जगह पर मैं हूं, मुझे 100 करोड़ साल हो गए, या 5 करोड़ साल हो गए, या 1000 साल हो गए, अब वहां पर 50 डिग्री तापमान है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे उसके अनुकूल में हो जाऊंगा। ठीक है, और नेचर भी मुझे सेलेक्ट करेगी कि हाँ ये मेरे लायक है या नहीं, ये 50 पर रह सकता है या नहीं रह सकता। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्ण एक लंबे समय से प्राकृतिक वर्ण द्वारा अपने आवास में उत्तर जीविता या सर्वाइवल, जो जीने की क्षमता की बात कर रहा है, और जनन जो है रिप्रोडक्शन है, उसको इष्टतम बनाने के लिए जीवों ने अनुकूलनों का क्या किया, विकास किया, कि अच्छे से वो रह सके, अच्छे से रिप्रोडक्शन वो कर सके, उसके लिए अनुकूलन का विकास हुआ है। प्रत्येक जीव को उन परिस्थितियों का एक निश्चित परास होता है जिसे वह सहन कर सकता है। जैसे 50 का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो ऐसा नहीं है कि 50 फिक्स है, यहाँ जो एक रेंज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की या परास की बात कर रहे हैं, तो वो रेंज हो सकता है कि 40 से 55 हो, इसके बीच में मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, और 50 भी इसके बीच में ही आता है। ठीक है, किसी में जो रेंज होती है वो छोटी होती है, नैरो रेंज होती है, और किसी में जो रेंज होती है वो बड़ी होती है, उसे ब्रॉड रेंज अपन कहते हैं, और इसे भी अपन डिस्कस करेंगे दोनों को। ठीक है, दो प्रकार की जो परास आएगी उसे। तो उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की विविधता और पारितंत्र में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। जो संसाधन है उसका उपयोग अपन कर रहे हैं, तो उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका हो जाएगी, और ये सामूहिक रूप से उसका क्या बनाता है, निकेत बनाता है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। जीव और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो संसाधन है या जो परितंत्र है, उसकी जो भूमिका है, वो सब मिलते हैं। मतलब एक तरह से जीव और उसके जो संसाधन है वो सब मिल करके क्या कर रहे हैं, निकेत बना रहे हैं, और उसकी भूमिका ही तो उसके अंदर होगी। किसी को आम पसंद है, किसी को चपाती पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो वो एक भूमिका है उन सब की एक तरह से। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर अपन कंप्लीट करते हैं, यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो जो अजैव कारक है उसे बहुत अच्छे से अपन समझेंगे। अजैव कारक जिसमें तापमान, जल, वायु, वो सब, मृदा आएंगे चारों के चारों। ठीक है,
उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको समझ में आए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी को आप ऐसा पढ़िए जैसे अंतिम बार पढ़ रहे हो, इतनी अच्छे से आपको पढ़ना है। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको मिलेगा। भले आप 50 बार एनसीईआरटी को पढ़ लो, भले आपको 360 में से 360 आ रहे, लेकिन एनसीईआरटी को इतने ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो हर बार कुछ ना कुछ नए आपको कॉन्सेप्ट इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।